चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो है हम लोगों के ज्योग्राफी का यह तीसरा क्लास है, तीसरा पार्ट है। और कुल मिलाकर के जो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं ज्योग्राफी के बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उनके डिस्कशन का। तो अभी तक हम लोगों ने 60 प्रश्न का डिस्कशन 2 क्लासों में देख लिया है और आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दीजिएगा, लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। शेयर इसलिए बोल रहे हैं करने के लिए कि ऐसे बच्चे जो एसएसटी से वंचित हैं, ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक बेहतर नहीं हो पाई है, वो सभी बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो कल के क्लास में हमने आपको 60 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन दिया था। ठीक है, कल हमारी लाइव क्लासेस नहीं हो पाई थी, इसी कारण से हम जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए थे। आज हमारी यह तीसरी क्लास है ज्योग्राफी से रिलेटेड। इनसे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का पूर्णतः जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जा चुका है, जिनको आप यूट्यूब पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज तीसरे पार्ट को। ठीक है, तो तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं और कौन सा प्रश्न होगा हमारा? 61वां नंबर प्रश्न होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं 61वें नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है भाई? ये पार्ट थर्ड है। 61वां नंबर प्रश्न है। उससे पहले आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बेहतर चीज़, आपके मोटिवेशन के लिए कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। इतिहास को लिखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है मेरे दोस्त? कलम की नहीं बल्कि हौसलों की ज़रूरत होती है। एक कहावत भी है कि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा, हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। आप एक बार हिम्मत करके देखिए, अगर आपकी तैयारी अभी तक उतनी बेहतर नहीं है तो ज़रूर हो जाएगी बेहतर। आने वाले जो 40-45 दिन आपके पास बचे हुए हैं, दिन रात एक करके अपनी कैरियर को, अपने जो है गोल को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा नंबर लाने के लिए आप दिन रात जद्दोजहद करेंगे, जिसमें हम आपके साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने और यह प्रश्न है आपका 61वां नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 61वां नंबर प्रश्न क्या है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा भाई? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कहने का मतलब एक ज्वारीय ऊर्जा होती है और एक तरंग ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा जो कि मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं कि जल से संबंधित है। सागर महासागर के जो क्षेत्र होते हैं उनमें यह ऊर्जा मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो प्रश्न है कि भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है भारत में? तो याद रखेंगे यह जो है खंभात की खाड़ी में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। खंभात की खाड़ी जो है भारत के, वहाँ पर इसके लिए ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे औद्योगिक अवस्थिति को दिखाता है। ठीक है, ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे औद्योगिक अवस्थिति को क्या करता है भाई? दिखाता है, औद्योगिक अवस्थिति को दिखाने का काम करता है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बाजार, पूंजी, जनसंख्या और ऊर्जा। तो याद रखेंगे औद्योगिक अवस्थिति के लिए बाजार का होना आवश्यक है, पूंजी का होना आवश्यक है और ऊर्जा, चूंकि उद्योग चलेगा तो ऊर्जा के सहारे चलेगा। ठीक है, तीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जनसंख्या का होना वहाँ उस क्षेत्र में, मतलब जिस जगह पर उद्योग को स्थापित कर रहे हैं वहाँ जनसंख्या हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 63वां नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, क्या कहते हैं कि लौह इस्पात इसको कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे पहले जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 1907 में जो भारत में पहली बार टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिस्को, इनकी स्थापना की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा क्या कह रहे हैं कि बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने
64वां नंबर प्रश्न कि पहली आधुनिक सूती निम्न, मतलब यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा एरर है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये नहीं होना चाहिए था। तो पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की गई थी स्थापित भाई? जल्दी से एक बार आप लोग इस प्रश्न का जवाब बताइए तो जल्दी से, मुंबई में क्यों स्थापित की गई थी पहली जो है सूती मिल उद्योग पहली बार क्यों स्थापित की गई? तो आप एक बात जानते हैं, महाराष्ट्र में जो है सूती वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला कि मुंबई एक पतन है, मतलब मुंबई जो शहर है वहाँ एक पतन का मतलब होता है जहाँ पतन को दूसरे भाषा में कहते हैं बंदरगाह, मतलब जो समुद्री जहाज सब होते हैं उनके ठहरने का जगह, तो मुंबई एक पतन है। ठीक है, पहली बात। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ये भी सही बात है। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध है, आंसर नंबर डी हो जाएगा इनका। ये ऑप्शन जो तीनों हैं ये राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 65वां नंबर प्रश्न है हमारे सामने, क्या है प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है ऑप्शन में जो कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं का तात्पर्य यह हुआ कि उस उद्योग को कृषि से कच्चा माल नहीं चाहिए, यानी रॉ मटेरियल उस उद्योग को कृषि से नहीं चाहिए। बात समझ में आया? कृषि से उसको क्या नहीं चाहिए? तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। तो ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान देंगे, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और जूट वस्त्र उद्योग। ध्यान देंगे, सूती वस्त्र को भाई कृषि से ही चाहिए कच्चा माल, क्यों? कपास चाहिए। चीनी मिल के लिए, चीनी उद्योग के लिए आपको ईख यानी गन्ना चाहिए। जूट उद्योग के लिए पटसन चाहिए, जूट चाहिए। जबकि सीमेंट उद्योग के लिए जो है चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कृषि से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्या कि हुगली, ध्यान देंगे, हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है स्थित भाई मेरे? तो हुगली पश्चिम बंगाल में। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक है, हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कहाँ पर? आंसर है कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता कोन्नागिरी, कोलकाता मोदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो हुगली प्रदेश है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? याद रखेंगे, हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं? हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर सुने होंगे, दुइयों को पिलर पे वह ब्रिज जो है पूरा खड़ा है। तो याद रखेंगे, कोलकाता हावड़ा जो है यह हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पब्लिक सेक्टर। तो निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग और रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। जल्दी से इसका जवाब आप लोग बताएंगे। सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, तो याद रखेंगे जेके सीमेंट उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग और रेमंड कृत्रिम ये जो उद्योग है, इनमें से जो ये क्या कहते हैं बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण उद्योग है। कौन सा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला नंबर प्रश्न है 68वां नंबर प्रश्न आपके सामने, आपके नज़रों के सामने, कहीं ओझल नहीं हो जाए, बढ़िया से देखिएगा। क्या कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उसको कहते हैं जो क्या कहते हैं कि वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब प्रयोग या यूज़ करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता उन्हीं को कहा जाता है। तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है पेट्रो रसायन उद्योग, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और चितरंजन लोकोमोटिव उद्योग। ध्यान देंगे, इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग क्या है? एक उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग है। अच्छा, चितरंजन लोकोमोटिव, यहाँ पर रेलवे का इंजन तैयार किया जाता है। ठीक है, रेलवे का इंजन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 69वां नंबर प्रश्न, क्या कि निम्नलिखित में से कौन
छोटे पैमाने का उद्योग है, मतलब छोटका उद्योग है, एकदम नन्हका बउआ वाला उद्योग है। ऑप्शन चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। याद रखेंगे बाबू, नुन्नू बच्चा सूगा पंछी तोता मैना। ये खिलौना उद्योग जो है ना, कौन सा उद्योग? खिलौना उद्योग। इसको छोटे पैमाने के उद्योग की श्रेणी में रखा गया। कैसा? तो खिलौना उद्योग। खिलौना नुन्नू लोग का उद्योग है, ये बच्चा लोग का उद्योग है, इसको छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न दंदना के देखते हैं। 70वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से गौर से देखिएगा, कहीं नज़र से दूर न हो जाइए। प्रश्न हो सकता है बोर्ड में पूछ दे कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लगभग में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पा रहे हैं। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऐसा कौन सा गैस था जो भोपाल त्रासदी में रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा, बचपने से पढ़ते आए हैं। कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मिथाई हो गया, यहाँ पर लॉ होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, यहाँ प्राप्ति पढ़ा जाए इसको। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? अर्थात जिस समय भारत में स्वतंत्रता, मतलब भारत को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। उस समय जो है भारत में सड़कों की लंबाई कितनी थी भाई मेरे? जल्दी से, फटाक से, खतरनाक तरीके से आप लोग इसका जवाब बताएंगे। जल्दी से जवाब बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है आपके सामने क्या कि 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार मुस्कुरा के आप लोग जो है इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.42 लाख। क्या हो जाएगा? 2.42 लाख। कितना? ध्यान से पढ़िएगा, केकरो नहीं बताइएगा कि जो स्वतंत्रता, जिस समय हमको स्वतंत्रता मिली थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी, उस समय हमारे देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने एकदम। उससे पहले आपके लिए चाणक्य की ये कही बात, क्या कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावे जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा शत्रु है। बाबू, नुनू, सोना, पंछी, तोता, मैना, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्या कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है, इसके अलावे अगर आपका ध्यान किसी भी चीज़ पर है, किसी भी चीज़ पर है, तो वो आपके जीवन में शत्रु है। वह आपके जीवन में शत्रु है। एग्ज़ाम नज़दीक नज़दीक आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है जो रजाई के नीचे दुबकेंगे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो जो है अपने ख्वाबों में डूब जाएंगे, हॉटलाइन पे जुड़ जाएंगे। ऐसा एकदम नहीं करना है, एकदम से नहीं करना है इस तरह की चीज़ें, ठीक है? नहीं तो फिर याद रखिएगा, हॉटलाइन पे जुड़िएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और आपका जो लक्ष्य है सिर्फ उसी पर ध्यान रखेंगे, इनके अलावे कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे, ठीक है? चलिए 72वां नंबर प्रश्न एकदम बम्फड़ प्रश्न है, क्या कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य का है? मतलब पूरे भारत में पक्की सड़कों की दृष्टि से किस राज्य का स्थान प्रथम नंबर पर है? ये सब डाटा हम लोग पुराना डाटा देख रहे हैं, नया डाटा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? पुराना डाटा है और यही प्रश्न भी पूछा जाता है बोर्ड में। बोर्ड अपडेटेड बुक ही नहीं दे रहा है तो प्रश्न तो पुराना ही पूछेगा ना। तो याद रखेंगे, पक्की सड़कों की लंबाई, पक्की सड़कों यानी रोड वाला सड़क की लंबाई की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। किस राज्य का? महाराष्ट्र। किसका भाई? महाराष्ट्र की, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा है जो सड़क के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, सड़कों का एक वर्ग नहीं है।
पहला पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और सीमांत सड़कें। इनमें से जो एक वर्ग नहीं है सड़कों का एक वर्ग नहीं है, वह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और 74वां नंबर प्रश्न है हमारे सामने, नज़र के सामने, ध्यान दीजिएगा कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ये जो ऑप्शन है आपके सामने 4 गो, इनमें बताना है कि भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जहां मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता एवं दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं मुंबई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो याद रखेंगे कलकत्ता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कहाँ? कलकत्ता एवं दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपका यही होगा, ए नंबर ही, कोलकाता एवं दिल्ली ही। ठीक है, इनके अलावे भी और शहर हैं जहां मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध हैं, लेकिन पुराना क्वेश्चन पुराना जवाब, इसलिए इसमें कोई फेरबदल नहीं। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? मतलब इंडियन एयरलाइंस जो है भारत के, उनका नाम इंडियन किस वर्ष दिया गया? तो याद रखेंगे यह जो आपका नाम है 2005 ईस्वी में दिया गया। कब? 2005 में जो नाम है इंडियन एयरलाइंस का, उसमें इंडियन नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बढ़िया से, झकास से। क्या है प्रश्न है आपके सामने, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? कौन सा भाई? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 1986 ईस्वी में। ए इज राइट आंसर कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कहने का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने के लिए, जल मार्ग का विकास करने के लिए इस तरह के प्राधिकरण का जो है गठन किया गया। नेक्स्ट है एन्नोर पतन, एन्नोर या इन्नोर, ठीक है, इसको एन्नोर भी कहा जाता है, एन्नोर, ठीक है, एन्नोर। एन्नोर पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो एन्नोर पतन जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 78वां नंबर प्रश्न हमारे सामने, ठीक है, क्या कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है भाई? पूरे भारत को जो है कुल मिलाकर के कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, और उसी अनुसार से डाक का पिन कोड भी तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत को जो है 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितना डाक क्षेत्र? नुनू बच्चा, सूगा, पंछी, तोता, मैना, कितने डाक क्षेत्र? कोई पूछेगा ना कितना डाक क्षेत्र में पूरे भारत को बांटा गया, चुप्पे चाप बताना है। क्या? 8 गो। कितने? 8। चलिए अगला प्रश्न, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो कुल मिलाकर के अपने देश में जो है 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। कितने? 7 आर्थिक विशेष क्षेत्र जो है विकसित किए गए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र कुल कितने हैं? 7 हैं। ये पुराना डाटा है, नए डाटा के अनुसार बदले हुए हैं ये प्रश्न का आंसर, ठीक है, ये पुराने के अनुसार 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये एक्चुअली में फाल्टा द्वीप से संबंधित प्रश्न पूछा है कि फाल्टा एक द्वीप है, ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वो ममता दीदी वाला बंगाल, ठीक है, ममता बनर्जी जहाँ की मुख्यमंत्री है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 81वां नंबर प्रश्न आपके सामने, बिहार से संबंधित प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है भाई? जल्दी से इसका जवाब बता देंगे तो बिहार में जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? जल्दी से बता दीजिए तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? फटाक से ऑप्शन 50%, 60%, 80% और 36.5%। जल्दी से बताएंगे। आंसर हो जाएगा 60%। क्या आंसर? 60। ये पुराना डाटा, फिर से हम कह रहे हैं, जो भी ये इस तरह के प्रश्न है, नंबर वाला प्रश्न है, वह सब पुराना डाटा है, ठीक है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में? 60% क्षेत्र में, 60% क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है?
कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपके लिए ये ज़बरदस्त चीज़, क्या किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। किस्मत उसी को बादशाह बनाएगी जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम कुछ करें तो आपका जो है किस्मत भी साथ देगा। इसीलिए तभी भी हमने आपको कुछ देर पहले भी कहा कि कहावत भी है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर चाहत आपकी, अगर किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास कीजिए तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपके समक्ष उस चीज़ को लाने में जुट जाती है। इसीलिए किस्मत उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। चलिए, 82वां नंबर प्रश्न है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। किस राज्य की? बिहार के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार राज्य की लगभग 80% जनसंख्या, कितनी? 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है। कितने प्रतिशत? 80% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, आंसर नंबर 80। अच्छा, यहाँ से नगर वाला अगर प्रश्न पूछा जाता है एगो कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग जो है नगर में रहते हैं, तो 10.3 चलिए 10.3% लोग और 89.7% लोग जो है कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। मतलब 89% लोग शहरों में ऐसे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने कि दरभंगा, पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरपुर और रोहतास। इन 4 जिलों में से कौन ऐसा जिला है जहां पर गन्ना की खेती नहीं होती है, गन्ना का उत्पादन नहीं होता है? तो रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिले के अंतर्गत नहीं आता, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल, सुपौल, सहरसा, इन सब जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 84वां नंबर प्रश्न आपके सामने, क्या कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, बिहार के जूट उत्पादन में अब धीरे धीरे गिरावट हो रही है। पहले जितना जूट का उत्पादन होता था उतना अब उत्पादन नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे कमी आ रही है। इसके पीछे का मुख्य वजह यह है कि लोगों को एक तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, और जूट की खेती जो है बड़ा मेहनत वाला खेती है। कहावत भी है, जो पटसन होता है ना, पटुआ जकरा कहते हैं, वो उसके ऊपर से जो छिलका छुड़ा करके पटसन बनाया जाता है, जूट निकाला जाता है, उससे पहले जो है किसानों के शरीर पर का छिलका वो हटवा देते हैं, तब जाकर के वो अपना छिलका हटाने के लिए किसानों को देते हैं। तो बड़ा मेहनत वाला यह खेती है, इसीलिए जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई और गंगा का दियारा। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इस ऑप्शन में से तंबाकू के उत्पादन क्षेत्र में से मुख्य रूप से गंगा का दियारा का जो क्षेत्र है वहां पर बड़े पैमाने पर तंबाकू की खेती होती है। कहां? गंगा का दियारा क्षेत्र। अच्छा, दियारा क्षेत्र किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये गंगा नदी है और ये सब जो क्षेत्र है इसी को दियारा क्षेत्र कहा जाता है। किसको? तटीय वाला क्षेत्र जो होता है, बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है, गंगा नदी का दियारा क्षेत्र। अगला प्रश्न और 86वां नंबर प्रश्न, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण परियोजना है और जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और कई नहरों का निर्माण भी इससे किया गया है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1954 ईस्वी में आरंभ हुई थी और इस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री जो थे इस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 ईस्वी में हुआ था, 1954 में। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना बिहार और यूपी की एक संयुक्त परियोजना है जिसका निर्माण जो है किस स्थान पर हुआ? तो याद रखेंगे, यह जो है वाल्मीकि नगर एक जगह का नाम है जहां पर गंडक परियोजना का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न 88वां नंबर प्रश्न हमारे सामने कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन, रोहतास, गया, सीवान, पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में जो है
नहरों द्वारा किस जिले की सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो याद रखेंगे पूरे बिहार में रोहतास जिला ऐसा है जहां पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न 89वां नंबर प्रश्न कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? मतलब ऐसे कितने क्षेत्र हैं, कितने किलोमीटर वाला क्षेत्र है जहां वन मिलता है देखने को? यह डाटा पुराना डाटा है और इसके अनुसार जो है 6374 किलोमीटर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए 6374 किलोमीटर क्षेत्र में जो है वनों का विस्तार देखने को मिलता है। यह अधिसूचित है, मतलब सरकार के द्वारा डाटा यह जारी किया गया। और 90वां नंबर प्रश्न है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है बिहार के दरभंगा में स्थित है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने कितना प्रश्न देखा आज के इस क्लास में? 30 प्रश्न देखा। कितने? 30 प्रश्नों का हम लोगों ने डिस्कशन देखा। बेहतरीन प्रश्न और बड़े जोश के साथ हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत मज़ा आया होगा और आप जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर वेयर भी कर देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई मेहनत काम आ रहा है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, उन सभी लोग जो है इस वीडियो को 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो एक भी प्रश्न आप ना छोड़ पाएँ। ठीक है, छोड़ने की स्थिति में नहीं रहे। ठीक है, तो इससे पहले कि आज की क्लास को समाप्त करें, आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज़ क्या कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार न हो, फिर वो काम किसी काम की नहीं, ठीक है, तो इसीलिए आप अपने कार्य को करने में हद पार कर दीजिए, सफलता आपके फेवर में रहेगी। आपको आपके इच्छा अनुसार क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इच्छा अनुसार रिजल्ट मिलेगा। आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपने आप को झोंक दीजिए परीक्षा की तैयारी में। हमारी ओर से पूर्णतः मतलब पूरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद बहुत बहुत। आप लोग लगातार तैयारी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते दन दनाते रहिए और जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।